नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में विषय की पढ़ाई के लिए यानी विषय के जो 2 पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी वो पुस्तक सूची है। मैं बात करूंगा राजनीति विज्ञान विषय की और रणनीति का, जहाँ तक जो किताबों का पढ़ने का, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का, कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कौन सी किताबें सफिशिएंट है नहीं है, ये बातें जो कि सभी विषयों पर अप्लाई होती है। तो स्वागत है, देखते हैं। जहाँ तक बात रणनीति की है कि कैसे पढ़ना चाहिए, जो आपकी रणनीति आपकी स्वयं की है, तो रणनीति पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का पेपर 3 है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो कॉमन है, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहेगा, उन सबको वह वीडियो कवर करता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका थंबनेल स्क्रीन पे है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें वो देखते हैं। पुस्तक सूची आपको लंबी प्रतीत हो सकती है, लेकिन पुस्तकें इस हिसाब से दी हैं कि क्योंकि सारे टॉपिक किसी एक पुस्तक में नहीं मिलते, तो जिस भी टॉपिक पे 2 पुस्तक हैं उसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट पुस्तक से सारे टॉपिक करने हैं और सेकंड में वो टॉपिक करने हैं जो फर्स्ट में नहीं है और सिलेबस में है। सूचियाँ लगभग मैंने एक टॉपिक पर एक ही पुस्तक के लिए बनाई है। प्रथम जो पोर्शन है वह है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। उसके लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक या जो सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो मैं मानता हूँ पुखराज जैन साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा से ये किताब प्रकाशित होती है और यह किताब अच्छी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक विचारक के लिए। इसके अलावा और भी पुस्तक हैं बुक मार्केट में, लेकिन ये पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, लेकिन सारे थिंकर इसमें नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़नी पड़ेगी। उन एक्स्ट्रा थिंकर्स के लिए अभी आरपीएससी ने कल सिलेबस अपलोड किया है, कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे अमर्त्य सेन को थिंकर के रूप में हटा दिया है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर यानी राजनीति टीकाकार, भारतीय राजनीति के टीकाकार के रूप में उन्हें लगाया गया है। तो एक तरीके से अलग ही हो गया। तो और कमला चट्टोपाध्याय को नए थिंकर के रूप में ऐड किया है। तो ऐसे जो थिंकर जो इन किताब में नहीं है उनके लिए अलग किताबें हैं, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। राजनीति विचारक विश्वकोश ओपी गाबा का और वीआर मेहता की भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार एक पुस्तक है, उसमें भी काफ़ी थिंकर है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन वीपी वर्मा, ये देखिए क्लासिक है, बहुत शानदार किताब है ये वीपी वर्मा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिहाज से ज़्यादा फैक्ट्स इसमें नहीं है, इसलिए मैंने पुखराज जैन को नंबर 1 रैंक जगह रखा है। लेकिन वीपी वर्मा किताब अनडाउटेबली शानदार किताब है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, देखिए किताबों की सूची को अगर आपको सूची लंबी चाहिए तो आपको मेरे से पूछने की या किसी अन्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, उनके नाम अवेलेबल हैं, प्रकाशक अवेलेबल हैं, लेकिन हमें एक ही किताब एक टॉपिक पर पढ़नी है। वक्त भी कम है और वक्त ज़्यादा होता तो भी किताबों की सूची कम ही रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की जहाँ तक बात है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक BL फड़िया की किताब मैं अच्छी मानता हूँ। पुखराज जैन भी आती है, लेकिन BL फड़िया की किताब ज़्यादा अच्छी है। राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा द्वारा ओपी गाबा की, इसके अलावा वेस्टर्न थिंकर की किताब भी आती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गाबा की जो बेस्ट किताब है वह है सिद्धांत की रूपरेखा, और सेकंड सिद्धांत की रूपरेखा जो मैंने आगे लिख रखा है, और सेकंड बेस्ट है वह किताब है राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। तो गाबा और बाकी जो बुक्स हैं गाबा की, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, तो सबसे पहले इन 2 किताबों को करना चाहिए। राजनीतिक थियरी, पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और विचारधारा। देखिए कल सिलेबस आया है, कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस मैं अभी छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस पे,
उससे आपको पता लग जाएगा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि लास्ट ईयर सिलेबस में क्या था, लेकिन जो इतने लंबे समय से कर रहे हैं या पहले कर रहे थे उनको चूँकि उन टॉपिक को छोड़ना है जो पहले पढ़ रहे थे, तो कुछ विचारधाराएँ हटाई हैं, नई विचारधारा रूढ़िवाद को जोड़ा है, पर्यावरणवाद को हटाया है। तो विचारधारा के लिए ओपी गाबा है, चिंतन की रूपरेखा में भी विचारधाराएं हैं। थियरी के लिए राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गाबा की ये बेस्ट बुक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत जे.सी. जोरी और सीमा जोरी तथा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जे.सी. जोरी, ये 2 पुस्तक हैं जोरी की, अच्छी हैं। इनमें से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो उपरोक्त जो किताब है उनमें नहीं है। यानी जैसे विचारधारा की बात करें तो विचारधाराएं सारी आपको गाबा में नहीं मिलेंगी, तो जे.सी. जोरी को पढ़ना है। जे.सी. जोरी की किताब भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इन किताबों को संख्या को इतना ज़्यादा इसलिए नहीं मानना है कि पूरी की फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक किसी भी किताब को नहीं पढ़ना है। इवन गाबा की भी किताबें हैं, उनमें से सिर्फ उन्हीं पोर्शन को पढ़ना है जो सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रत्येक किताब में सिलेबस से एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया हुआ है। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बी.एल. फड़िया और कुलदीप फड़िया की बुक आती है। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ये पुस्तक अनडाउटेबली अच्छी है, लेकिन पुखराज जैन भी अच्छी है। अगर पुखराज जैन आपके पास है या पुखराज जैन आपने पढ़ी है तो आपको बी.एल. फड़िया, कुलदीप फड़िया की पुस्तक लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर जो कोई किताब आपने पढ़ रखी है तो उसी किताब को पढ़ते रहिए। सिर्फ 19-20 का किताबों में अंतर होता है, उसके लिए नई किताब पढ़ना समझदारी नहीं है। अगर आपके पास, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात थी, उसमें अगर आपने पुखराज जैन कई बार पढ़ रखी है तो आप फड़िया की टेंशन मत लीजिए, फड़िया मत पढ़िए, पुखराज जैन ही पढ़िए। वैसे ही अगर इन किताबों में अगर आपके पास आपने जो पहले से पढ़ रखी है वो उसी किताब को बार बार पढ़ना है। रोज़ नई किताबें लाके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन किताबों में अंतर है वो 19-20 का है, किसी और सब्जेक्टिविटी का है। किसी को ये अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को कम पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत अच्छा लगता है। अगली जो किताब है वह है तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाएं, सी.बी. गेना। देखिए, सी.बी. गेना की 2 किताबें आती हैं विकास पब्लिकेशन से। एक किताब है वो थोड़ी कम पृष्ठों की है, पतली किताब है, दूसरी काफ़ी बड़ी किताब है। दूसरी जो किताब है यह है पहली किताब के पूरे कंटेंट को शामिल करते हुए कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं। जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो हैं व्यवस्थापिका, संविधानवाद, लेजिस्लेचर, न्यायपालिका। ये चैप्टर्स बड़े हैं, 70-70, 80-80, 130 पेज के चैप्टर हैं, लेकिन इनमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत कम फैक्ट्स हैं। इसलिए इस किताब के साइज़ को देखकर कतई नहीं डरना है, वो सब आपके लिए 2-3 दिन की मामला है। किताब का मूल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कंटेंट है वो फर्स्ट किताब जितना है उतना ही है। तो बड़ी वाली किताब अगर लानी है तो बड़ी वाली किताब लाइए, अगर आपके पास छोटी है तो छोटी से मैनेज कीजिए, बड़े वाला जो है वो कहीं और से पढ़ लीजिए। 2-4 दिन का मामला है, ज़्यादा उसमें है नहीं, नोट्स बना लीजिए। तुलनात्मक राजनीति, जे.सी. जोरी, ये उन टॉपिक्स के लिए जो आप फील करते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं है या उन किताबों में नहीं है, उन चीज़ों को आप करने के लिए अगली अच्छी किताब है जे.सी. जोरी। भारतीय संविधान और संस्थाएं, इनके लिए भारत की राज्य व्यवस्था, एम. लक्ष्मीकांत, ये द बेस्ट बुक है मेरे अनुसार। ये भले ही आप अगर रीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आई.ए.एस. के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी किताब लगती है, लेकिन इतनी सहज और इतना संपूर्णता के साथ सब चीज़ों को लेकर चलती है, समझ में आता है पूरा। तो ये अच्छी किताब है, एम. लक्ष्मीकांत। ये इसलिए भी कि एक बार आप सॉलिड एक किताब पढ़ ले तो बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं रहती। अदरवाइज़ अगर आप इधर उधर का नोट्स वोट्स का कहीं से 50 पेज प्रिंटेड पढ़ लिए, 50 हैंड रिटन पढ़ लिए, तो हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार कहीं कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, और हो भी जाता है। अगर आप एकदम स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ें तो ये रहता है कि कोई पार्ट
कोचिंग वालों के चक्कर में या खुद के हैंड रिटन नोट्स कहीं इग्नू का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो उसमें कोई पोर्शन हद से ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम और कोई पोर्शन मिसिंग हो जाता है। तो किताब पढ़िए पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। इस किताब को पढ़ने के साथ साथ अपने हाथ में जो भारत का संविधान जो एज इट इज़ है, जिसे बेयर एक्ट कहते हैं, यानी उस पर कमेंट्री नहीं है, जैसा लिखा गया है प्रत्येक अनुच्छेद एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखा होता है, उसे कहते हैं बेयर एक्ट। उस बेयर एक्ट के भी 2 एडिशन आते हैं। एक आता है या वो पूरा हिंदी में होगा या वह पूरा इंग्लिश में होगा, लेकिन एक आता है जिसे बोलते हैं डिग्लोट, यानी द्विभाषी संस्करण, यानी एक पेज पे इंग्लिश होगी और एक पेज पे हिंदी होगी। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, लेकिन अगर खरीद रहे हैं तो डिग्लोट खरीदिए। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक, मैं ये कह रहा था कि बेयर एक्ट अपने हाथ में होना चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल की लैंग्वेज ये है, तो इससे थोड़ा चीज़ों को ग्रेस्प करने में सहायता मिलती है। हमें पता होता है कि अच्छा संविधान में ऐसे लिखा होता है और उसका ऐसे इंटरप्रिटेशन होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स इन इंडिया, भारतीय शासन है। देखो संविधान, ये जो किताबें हैं इनमें ये कास्ट क्लास इंटीग्रेशन ये सब नहीं होता है, तो इसके लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स है उस पोर्शन के लिए BL फड़िया पढ़नी है। लेकिन BL फड़िया से हमें वो पोर्शन नहीं पढ़ना जो लक्ष्मीकांत में है, ये रिपीटिशन हमें नहीं करना। तो इसलिए BL फड़िया की किताब भी बहुत बड़े साइज़ की है, उसको देख के भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से कुछ एक पोर्शन ही करना है। स्वतंत्र भारत में राजनीति NCERT, जब आप M लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कर लेंगे और बाकी जो पोर्शन है वो BL फड़िया से कर लेंगे, तो NCERT आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रोचक अंदाज में लिखी है, लेकिन कुछ एक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही यूनिक है, वो अक्सर एग्ज़ाम में आती है। हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें एक केस आया था, वो केस मेरा गलत हुआ था, वो इस NCERT में दिया हुआ था। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली NCERT में ही फ्रंट पे लिखी होती है, क्योंकि उन किताबों में होती है, बहुत सारी किताबों में, लेकिन हर किताब में नहीं होती, पर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर वो NCERT में दी हुई है तो NCERT किताब पढ़े। इन किताबों की सूची को आप 1 2 3 4 की बजाय 2 किताब मानिए, पूरी M लक्ष्मीकांत और थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी कई किताबों का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार तथा भारत की विदेश नीति। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सिद्धांत वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि बहुत अच्छी किताब नहीं है, लेकिन थियरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 सिद्धांत लगाए हुए हैं, तो उनको कवर कर लेती हैं ये किताबें, और ज़्यादा इधर उधर किताब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जो पोर्शन कमज़ोर रह जाता है वो हम जब UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स करते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो उनसे वो कवर हो जाएगा। लेकिन और कोई किताब मैं नहीं समझता पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई है भी अच्छी किताब, जैसे अजय कुमार एक वो ऐसे मैकेनिकली ट्रांसलेटेड सी बुक है, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की BL फड़िया, इस BL फड़िया में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जो अपने सिलेबस में है वही करना है। साइज़ देख के ये नहीं सोचना कि क्या इतनी पूरी बड़ी किताब हो जाएगी 4 महीने में। इनमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता, क्योंकि क्रम में वो आप पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, या यूँ समझिए कि पहले कॉन्सेप्चुअल समझिए, पूरा फैक्ट नहीं समझ के चलिए, बाद में क्वेश्चन पेपर करते हैं तब आपको इम्पोर्टेंस पता लग जाती है। और ये किताब करनी है, लेकिन सारी याद नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा सूचनाएं इन किताबों में है। अगली जो किताब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महेंद्र कुमार की ये किताब है, अपडेटेड हुई है शायद इन सालों में, मैंने तो काफ़ी पुराने वाली पढ़ी थी। ये किताब जो पोर्शन ये कवर करती है बहुत अच्छा करती है, यथार्थवाद और कुछ एक जो बाद में थियरी हैं, जैसे गेम थियरी है, कम्युनिकेशन है, ये इस किताब में अच्छा दिया गया है, अच्छी किताब है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की NCERT, जैसा मैंने पहले NCERT के बारे में बताया,
वो वाली बात इसी पर भी लागू होती है। कुछ भी बोझिल नहीं है, बहुत ही रोचक अंदाज में, बेहद महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में आने वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले हम इन किताबों को पढ़ लें, या बीच में जब हम एनसीईआरटी जब पढ़ें तब ऑलरेडी आप कुछ जानते हैं, तो हमें एनसीईआरटी से बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं रिवाइज होती, बार बार मूल किताब नहीं पढ़ सकते। थोड़े से अगर 5-10 पेज के नोट्स हों तो वो पढ़े जा सकते हैं। विदेश नीति पर एक किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं समझता हूँ आर एस यादव अच्छी किताब है, भारत की विदेश नीति। अब हम बात करते हैं कि विषय की जब तैयारी करें तो क्या रणनीति रहे। देखिए, स्ट्रेटजी इन जनरल मैंने पहले वीडियो में बात की है। रणनीति कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो मेरे हिसाब से वही रहती है, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये है कि हमें पुराने जो क्वेश्चंस पेपर हैं और स्टैंडर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उन क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छा खासा वक्त देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ यूजीसी नेट के लास्ट 10 सालों के क्वेश्चन पेपर, सहायक आचार्य भर्ती के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं नॉर्थ इंडिया मेनली, जैसे उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा ने लास्ट 5-7 सालों में 2-3 बार एग्ज़ाम करवा दिया, हिमाचल ने 2-3 बार करवा दिया, राजस्थान ने करवा दिया, उत्तराखंड ने करवा दिया, मध्य प्रदेश ने करवा दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर, और राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का हो या जेएलओ का पेपर है, मैंने मेरे चैनल पे सोल्व करके डाला था, तो इन सब क्वेश्चंस पेपर को आप करें। गाइड के क्वेश्चंस पेपर कभी भी नहीं करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि गाइड थोड़ा तुष्टिकरण की मुद्रा में होती है कि उसी क्वेश्चन पेपर के कंटेंट को अपने कंटेंट में शामिल कर देती है और फिर उस कंटेंट से जनरेट होने वाले क्वेश्चंस को वो पीछे लिख देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ तैयारी हो गई है, और वैसे भी क्वेश्चंस फ्रेम करना इतना आसान काम नहीं होता। तो जो वो क्वेश्चंस ही करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने से हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चंस ट्रिकी कैसे बनते हैं, और जिस टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं उसमें टेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ छिपा हुआ है, और हमारे वीक पॉइंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ भूल रहे हैं और हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें पता लगता है। सब्जेक्ट की तैयारी में क्वेश्चंस पेपर सोल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रेटजी पर बात करने के लिए मैंने कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अक्सर अभ्यर्थी मेरे से पूछते हैं या मैंने किसी से पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट है, पुस्तक सूची अपूर्ण या ज़रूरत से ज़्यादा। यानी ये जो आपने मैंने एक एक टॉपिक पे एक एक किताब बताने की जहमत उठाई है। आप कहेंगे कि बहुत सारे टॉपिक इनमें नहीं है, बहुत सारे नहीं कह रहा, जो इनमें से नहीं है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इतनी टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, मार्केट में गाइड्स या उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, और किताबें भी आएंगी। बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो इन किताबों में नहीं है, बाकी सारा इन किताबों में है। कुछ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे चैनल पर उन टॉपिक्स को कवर करूँ जो इन किताबों में नहीं है, और भी बाकी साथी भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी या हमेशा इन सर्च में नहीं रहिए कि ये किताब, ये किताब, ये किताब। ये जो एक टॉपिक पे एक किताब बताई है, मैं समझता हूँ ये सफिशिएंट है। सब कुछ नहीं आएगा, इनमें से कुछ बाहर भी आएगा, लेकिन ये सफिशिएंट है और इनसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोई जिद भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टफ़ क्वेश्चन आता है तो मेरिट नीचे आ जाती है, आसान क्वेश्चन पेपर आता है तो मेरिट ऊपर चली जाती है। अपना लक्ष्य मेरिट सूची में अच्छे स्थान पर आना है, ना कि सारे क्वेश्चन सोल्व करना या टीचर को फंसाना या साथ वालों को चमकाना कि देख मेरे पास क्या कैसी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये सूची इस सेंस में पूर्ण है कि इससे तैयारी करने से जॉब लग जाएगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित किताबें हैं ये। तो जो प्रचलित किताबें होती है क्वेश्चन पेपर उन्हीं से ही आता है। देखिए, एक स्कोप रहता है कि कई बार जो एग्ज़ाम सेटर्स होते हैं, पेपर सेटर, वो अपना काम या अपने किसी साथी का काम या कुछ एकदम आउट ऑफ बॉक्स ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं आते, सुने ही नहीं होते स्टूडेंट्स के, वो दे देते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन उससे भी क्या है, मेरिट नीचे आ जाएगी। अक्सर फ़ायदा
उसी को होगा जो पढ़ेगा और उसका स्थान मेरिट में होगा। तो इस प्रकार के रणनीति से या इस प्रकार के विचारों से आप प्रभावित ना हो कि सारा इसमें से नहीं आएगा तो मेरे को एक टॉपिक पर 5-5 किताबें करनी है, इस पर 4 करनी है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, जो याद कीजिए, जो भ्रम है उनको दूर कीजिए, चीज़ों को कंपैरेटिव रिलेटेड करके याद रखिए, कंपैरिजन करके कंफ्यूज होते हैं फिर उनको याद रखते हैं। इस तरीके से ये सीखने का क्रम जारी रखिए। सभी प्रश्न इन पुस्तकों में नहीं है, तब भी यह सूची क्यों, ये मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका। क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? आज की तारीख में मैं कहूँगा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ना तो वक्त है। आपको अंग्रेजी की किताब तभी पढ़नी चाहिए जब आप अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर आपने आज तक या बहुत कम इंग्लिश की किताब पढ़ी है तो क्या होगा कि जो बात आप ऑलरेडी जानते हैं वो बात आप इंग्लिश की किताब से इजीली ग्रैस्प कर लेंगे। लेकिन अगर उस किताब में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट दिया है उस तक आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी। यानी जो कुछ आप जानते थे वो आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, तो अब वक्त नहीं है इंग्लिश में पढ़ने का। और वैसे भी राजस्थान में पूरा पेपर हिंदी की किताबों से आता है, कन्फ्यूज़ होने की, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में बहुत शानदार टेक्स्ट बुक हैं, इंग्लिश में इतनी शानदार टेक्स्ट बुक हैं भी नहीं। तो हिंदी की किताबों को पढ़िए, इंग्लिश की किताबें आपको कोई लेवरेज नहीं प्रदान करेगी। यह सोचना कि हिंदी की सारी पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश की पढ़ लूँगा तो मेरी तैयारी कुछ 2 कदम आगे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या नोट्स बनाने चाहिए? यदि हाँ तो कैसे? यस, नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन नोट्स पहली रीडिंग में नहीं बनाने चाहिए। कि अगर आप पहली बार ही किताब पढ़ रहे हैं और उसके आप नोट्स बना रहे हैं तो आइदर या तो आप उस किताब को पूरा छाप रहे हैं, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप उस पहली बार रीडिंग में ही उसका कुछ एक पोर्शन लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट समझकर, तब आप ये होगा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आप किताब में छोड़ रहे हैं। तो फिर उस नोट्स का क्या फ़ायदा? आपको फिर किताब भी पढ़नी पड़ेगी, नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स आप 2-3 बार किताब पढ़ने के बाद में सिर्फ उन्हीं पोर्शन का बनाना चाहिए जिनमें आप कन्फ्यूज़न है, कुछ एक भूलने वाली जो चीज़ें हैं उनको लिख लिया। थोड़े शॉर्ट बनाने चाहिए। और नोट्स बनाने का जो अंदाज़ है, तरीका है, वो सबका अपना अलग होता है। मैं नोट्स ज़्यादा विस्तृत नहीं बनाता, लेकिन यानी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखता, इन्फॉर्मेशन सारी लिख लेता हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होते कि किसी और के समझ में आ सके या इवन बहुत प्रेजेंटेबल नहीं होते। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छे बनाते हैं या कुछ एक बनाते ही नहीं है। जैसे मेरा रूममेट था अनिल, उसकी 3rd रैंक आई थी, वो नोट्स बहुत ही कम बनाता था। तो नोट्स अपनी समझ के हिसाब से 2री-3री रीडिंग में ब्रीफ बनाने चाहिए, मेरा ये मानना है। एज इट इज़ किताबों को लिख के और रजिस्टरों के ढेर लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पूरा पेपर इन पुस्तकों में से होगा? पूरा तो नहीं, लगभग पूरा पेपर होगा, इस बात के लिए आप। और अगर पूरा पेपर या बहुत सारा पोर्शन इन पेपर से नहीं भी होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, कौन कौन से प्रश्न पत्र और कैसे? देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो मैंने बता दिया। नेट के, यूजीसी नेट के जो पिछले 10 सालों के जो 20 क्वेश्चन पेपर हो गए, यानी प्रत्येक साल 2-2 की करें तो 30-40 क्वेश्चन पेपर ये हो गए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के पेपर हो गए, और हो गए पीएचडी एंट्रेंस। जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड एग्जाम के राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मिलता है वो आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन क्वेश्चन पेपर सोल्व कैसे करें, इसके लिए अक्सर मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स तरीका बताता हूँ, जो बहुत सारे विद्यार्थियों को पसंद आता भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन पेपर कभी भी आप अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए सोल्व ना करें, क्योंकि मूल्यांकन करने से क्या होगा कि एक तो आप उस समय एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है नहीं, तो आपका स्कोर अगर कम आ जाएगा तो आपको लगेगा कि तैयारी सही नहीं है, अगर ज़्यादा आ जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत अब बहुत ही कम बची है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा सोच करके कोई बात का, कोई गलत क्वेश्चन का ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं, और वो सही या गलत जैसा भी हो, लेकिन अगर वह इन्फॉर्मेशन गलत थी जिसको आपने क्लिक किया है तो वो आपके दिमाग में ऐसे सेव हो सकती है कि यार हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है और इसका यही होगा। तो ऐसे कयास तो आदमी लगाएगा ही जब मूल्यांकन के लिहाज से करेगा, तो यहाँ कयास नहीं लगाना है। तीसरा,
मूल्यांकन सही हो नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि मूल्यांकन आदमी का तभी हो सकता है जब वेल प्रिपेयर्ड हो, और आदमी वेल प्रिपेयर्ड हाई अलर्ट मोड में ऑल टाइम नहीं हो सकता। हम एग्ज़ाम की घड़ी में जितना प्रिपेयर होते हैं उतना हम बाकी समय नहीं होते। तो मेरे लिहाज से इवैल्यूएशन के लिहाज से नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चन पेपर इसलिए करना चाहिए कि उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। हमें पुराने क्वेश्चन पेपर को इसलिए करना चाहिए कि वो हमारे जो टूल एंड टेक्निक्स हैं टेक्स्ट को पढ़ने की, उनको डेवलप करते हैं। हमें ये पता चलता है कि अच्छा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, टूल एंड टेक्निक्स को डेवलप करते हैं वो हमारे। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शंस देखने की, तो वो हमारे वीक पॉइंट्स और कन्फ्यूजिंग जो एरियाज़ हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प दिलाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सोल्व कैसे करें? देखिए मैंने जितने क्वेश्चन पेपर का लिस्ट बताई है ये लगभग 50 के करीब है। तो ऐसा लगेगा कि 50 क्वेश्चन कैसे हो सकता है, पर कुछ ना कुछ तो आपने अभी तक किया ही होगा। जब आप पीजी हैं और कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान तो आपको आती है, तो इनको आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा कि जैसे 100 क्वेश्चन पेपर का, मैं अक्सर यही गणित बताता हूँ सभी साथियों को, 100 क्वेश्चन पेपर का एक पेपर है, तो आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो आपको आते हैं यानी आप श्योर हैं, या आपको भले ही उस टाइम याद नहीं है लेकिन ये पता है कि ठीक है जिस दिन मैं रिवाइज करके जाऊंगा ये क्वेश्चन इजीली है, मेरी समझ में कम्प्लीटली आया हुआ है, या इन्फॉर्मेशन है मुझे पता है ये कहाँ लिखी हुई है, और ऐसे मुझे उस टाइम याद रहेगी जिस दिन मैं फाइनल एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो इन 60 क्वेश्चंस की आपको कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि 20 से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में एकांतर रूप से आप देखते हैं कि उनका कहीं ना कहीं मिलता है, या आप उनमें कंफ्यूज हैं और या आपको आते ही नहीं, यानी आपने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन को हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, बशर्ते वो हमारे सिलेबस का पार्ट हो। यानी जब हम नेट के पेपर सोल्व करें तो नेट के पेपर में चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगता, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को की चिंता नहीं करनी है। वैसे ही कोई अगर ऐसा थिंकर है जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम नोट डाउन कर लें। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, या हमने एलिमिनेशन या मिलान करना, 3 में से 2 एक इन्फॉर्मेशन के आने से ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे, इन सारे गणित से हमें हो सकता है वो क्वेश्चन उस टाइम आता हो, लेकिन उस क्वेश्चंस में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें नोट डाउन करना चाहिए। जैसे कोई 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम पूछा है, उस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया क्योंकि आपको उनमें से एक घटना का पता था कि ये हाल ही में घटी है और वह एक ही ऑप्शंस में लास्ट में दे रखी है, तो वो ऑप्शन सही हो गया। लेकिन बाकी जो 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी उनका आपको अंदाज़ा नहीं था, वो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। ये मिलान वाले क्वेश्चंस में भी होता है, एक तरफ मान लीजिए राइटर्स दे रखे हैं, एक तरफ बुक्स का नाम दे रखा है, आपको एक बुक का श्योर थे आप कि हिंद स्वराज गांधी की है, सिर्फ एक मिलान करने से मे भी क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन बाकी 3 किताबों के राइटर्स भी आपको पता होने चाहिए, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे आप नोट डाउन करके चलेंगे तो पता चलेगा आपको कि एक क्वेश्चन पेपर मात्र 7-8 पेज में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप 50 नहीं भी कर पाते हैं, 30 भी करते हैं, तो एक छोटा सा स्पाइरल आपका उससे उस इन्फॉर्मेशन से तैयार होगा। लेकिन उससे क्या होगा कि एक तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं हाल ही में आए हुए इतने पेपर सोल्व करके आया हूँ, दूसरा एग्ज़ाम में आई हुई सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको याद है और आपकी नज़र से होके निकली हुई है, तीसरा जब इतना छोटा किया होगा तो आप उन जो आपकी कन्फ्यूजिंग और जो आपके वीक पॉइंट्स वाले एरियाज़ वाला जो जी की नॉलेज है उसको आप लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज करेंगे। अगर आप इनको नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, बहुत सारी बुक्स बहुत सारे पेपर्स ऐसे हो जाएंगे
कि एग्ज़ाम तक पहुंचते पहुंचते उनको किए हुए किसी को 6 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 1 साल ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशंस को सॉर्ट करते चलना है ताकि उनका रिवीजन हो सके। तो ये पेपर मैंने बता दिया कैसे करना है, ये मेरा तरीका है, आपको अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं आप। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक आने पर तैयारी सही ट्रैक पर मानी जाएगी? ये बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछते हैं। इसका मैं बता चुका कि ऐसा नहीं होता कि कोई, अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मेरे पुराने वाले पेपर हैं उनमें 57 क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले मेरिट 55 रही हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है। तो मूल्यांकन ऐसा हो नहीं सकता। टेस्ट सीरीज जो होती है बाहर, एग्ज़ाम जो कई जो है टेस्ट सीरीज जो करवाते हैं वो फिर भी थोड़ा अपना मूल्यांकन करती है, लेकिन इस टाइप से मूल्यांकन की आवश्यकता है भी नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आप सही हैं, आपकी तैयारी सही है, आपकी रणनीति सही है, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और रणनीति किसी की ऐसी कोई परफेक्ट नहीं होती, आपकी रणनीति आपकी है और वो वही आपको सफलता दिलाएगी। कि ऐसी कोई रणनीति नहीं हो सकती जिसको सभी को अनुसरण करना चाहिए और वो सभी के लिए समान रूप से प्रभावी हो। तो आप मेहनत कीजिए और सकारात्मक रहिए, अच्छी सोच के साथ पढ़िए, रिजल्ट आएगा। कुछ एक जो तैयारी और आजकल जो कुछ हो रहा है, आप और मैं सब सोशल मीडिया को जिस हिसाब से अपना वक्त बर्बाद करते हैं, मैंने भी बहुत नौकरी लगने के बाद में काफ़ी टाइम तक कतई तैयारी नहीं की। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए कुछ एक लिस्ट बनाई है डूज़ एंड डोंट्स की। डूज़ में है कि क्या करें में पहला है निश्चित पुस्तकों को ही बार बार पढ़ें। देखिए ये रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताबें एक ही बार बार पढ़नी चाहिए बजाय अलग अलग किताब के। अक्सर हम किसी एक किताब को उठाते हैं, दूसरी किताब को उठाते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये टॉपिक उस किताब में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे करके हमें किताब नहीं बदलनी चाहिए। ये पूरी इसकी संभावना होती है कि कोई भी किताब में सारे टॉपिक बेस्ट तरीके से नहीं दिए हो सकते, बाकी जो किताबें होती हैं उनमें भी अच्छे होते हैं, लेकिन अपना काम एक किताब से ही चल जाएगा और उसी को ही बार बार पढ़ना है। अक्सर सफल होना और नहीं सफल होने में अंतर रहता है कि किताब से ही पेपर आया था, सफल होने वाले ने किया और नहीं सफल होने वाले ने नहीं किया। किताबें आपने जो एक बार अपनी रणनीति के भाग के रूप में जो चयन कर लिया, उन्हीं को ही पढ़ें। पुस्तकों, रणनीति और स्वयं पर भरोसा रखें। देखिए इन सब को अगर आप इनमें कंफ्यूज रहेंगे, जब इस आस्था नहीं रहती कि इस पुस्तक से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उससे पढ़ा भी नहीं जाता। खुद पर विश्वास रखिए, रणनीति आपकी सही है, आप स्वयं सबसे अच्छे रणनीतिज्ञ हैं अपनी परीक्षा के लिए। देखिए रणनीति, मैंने जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो है उस पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि रणनीति वो आपके वीक पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ, आपके संचित ज्ञान, आपकी ग्रेस पावर, इन सब को समाहित करके बनती है और उसकी रचयिता आप स्वयं हैं। वही आपके लिए इफ़ेक्टिव है, किसी अन्य की रणनीति कॉपी नहीं हो सकती। और हर आदमी की अपनी रणनीति है, हर सफल आदमी की भी और हर विफल आदमी की, सफल आदमी की रणनीति ही आपकी है अगर आप उससे सफल हो गए और हो जाएंगे सफल। जरूरी कार्य जैसे पढ़ाई, एकाग्रचित्त यानी कंसंट्रेशन, स्वस्थ मन, शरीर तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को महत्ता दें। इसके लिए अपना स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर यानी वो जो चीज़ें, वो भले ही महफिल हो, डायलॉगबाजी हो, हम दोस्तों के साथ अक्सर इतने घुल मिल जाते हैं कि बाद में वही बातें माइंड में चलती रहती हैं और वक्त ज़ाया होता है। ऐसे काम नहीं करें, शांत अपनी लाइफ को नॉर्मल रखकर इंटरटेनमेंट भी रहे, उसमें खेलकूद भी रहे और पढ़ाई भी अच्छी हो, बैलेंस्ड लाइफ जिए। सामान्यतः प्रश्न पत्र कैसा होता है उस पर आधार। देखिए रणनीति होती है वो जनरल होती है, उसमें अगर ये सोचें कि खुदा न खास्ता ऐसा पेपर आ जाए, उस एग्ज़ाम में देखिए ऐसा आया था, उससे रणनीति नहीं बनती, क्योंकि ऐसी कभी रणनीति सारी संभावनाओं को शामिल करके नहीं बन सकती। पेपर जैसा हमेशा आता है आरपीएससी में वैसा ही आएगा। राजस्थान में प्रचलित हिंदी किताबों से आएगा और ये किताबें मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इन्हीं किताबों से आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, सिलेबस के अनुरूप आएगा। जैसे वन लाइनर आते हैं वैसे ही वन लाइनर आएंगे, कोई अलग बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होने वाले हैं। मेरिट ओवरऑल जहाँ रहती है वहीं रहेगी। पाठ्यक्रम के सभी भागों को उचित महत्ता प्रदान करें।
परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करना। देखिए मैंने बताया आपको परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करना चाहिए। मॉडल पेपर जो होते हैं, गाइड्स के सस्ती सस्ती जो गाइड होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर को हल करने का कोई मतलब नहीं है। हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए जब हमारे पास परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन का अच्छा संग्रह है। ये बातें थी जब मैंने क्या करना चाहिए में ये शामिल था कि क्या नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें। सोशल मीडिया पर भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैलता है, और ये जो गैर प्रासंगिक बातें हैं, पेपर कब होगा, पेपर कौन बना रहा है, खुदा न खास्ता पेपर ऐसा बना दे, आजकल वो किताब चल रही है उससे बना दे, इन सब प्रश्नों में अपना वक्त और अपना एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन, सर आप कोचिंग करवाते हैं? मैं कोई कोचिंग नहीं करवाता। तारानगर में पोस्टेड हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कोई कोचिंग नहीं करवाता। तो ये थी रणनीति पुस्तक सूची। गुड लक, थैंक यू सो मच।